आ चल के तुझे मैं लेके चलूं, चल बहुत ही बरस पहले। आ चल के तुझे मैं कहाँ? कैसे? अरे बंदरू, टाइम मशीन से। टाइम मशीन से हमने टाइम मशीन का आविष्कार कर लिया है और इस टाइम मशीन से हम सब इंडियंस बहुत साल पीछे चले गए हैं, जहां मुगल राज चल रहा है, जहां ताजमहल बन रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद बन रही है, नवजोत सिंह सिद्धू को जेल हो रही है, आजम खान और इंद्राणी मुखर्जी को बेल हो रही है, लालू यादव पे सालों पुराने केस में एफआईआर की पेलम पेल हो रही है। वहाँ कुछ नया नहीं हो रहा क्या शेखरू? नया भी हो रहा है। नया क्यों नहीं हो रहा? हार्दिक पटेल नई पार्टी में जाने का टाइम देख रहे हैं टाइम मशीन से। आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इतना हार्दिक हार्दिक क्यों कर रहे हो शेखरू? इसलिए बंदरू, क्योंकि पूरे देश में हार्दिक हार्दिक ही हो रहा है बंदरू। और ये हार्दिक हार्दिक इसलिए हो रहा है बंदरू, क्योंकि हार्दिक पटेल का कांग्रेस में हार्दिक अभिवादन नहीं हुआ बंदरू, तो अब वो कहीं और अपना हार्दिक स्वागत कराने की तैयारी कर रहे हैं बंदरू। गुजरात कांग्रेस के भूतपूर्व कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। हार्दिक ने यह इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम एक बहुत भारी भरकम चिट्ठी लिखकर दिया है। भारी भरकम क्यों? मुझे पता था तुम ये सवाल पूछोगे। भारी भरकम इसलिए बंदरू, क्योंकि इस इस्तीफे में मोबाइल है, चिकन सैंडविच है, कोक की बोतल है, वो भी डाइटिंग वाली। तो जब जब गुजरात के भीतर कांग्रेस के नेता आते थे दिल्ली से, तो गुजरात के मुद्दों को लेकर वो चिंतित थे, या फिर वो चिकन सैंडविच कहां से लाना है, डाइट को कहां से लाना है, वो अपने नेता तक कब पहुंचाना है, उसके लिए चिंतित थे। इस्तीफे वाली अपनी चिट्ठी में हार्दिक पटेल जी ने यह भी लिखा है कि जब भी मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिला तो लगा कि नेतृत्व का ध्यान गुजरात के लोगों और पार्टी के समस्याओं को सुनने से ज्यादा अपने मोबाइल और बाकी चीजों पे रहा। और क्या लिखा है चिट्ठी में? अरे इतना कुछ लिखा है बंदरू कि सुनाने जाऊं तो सवेरा हो जाए। अरे बस पूछो मत क्या क्या लिखा। लेकिन उससे पहले मैं एक गाना सुनाना चाहता हूं। गाना? कौन सा गाना? घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, तो कुछ दूर चलते ही यानी कुछ समय पहले ही ये हुआ था। कुछ समय पहले हार्दिक जी ने ये कहा था, हार जीत के कारण पाले व्यापारी बदलते हैं, विचारधारा के अनुयायी नहीं। लड़ूंगा, जीतूंगा और मरते दम तक कांग्रेस में रहूंगा, मरते दम तक। पाले व्यापारी बदलते हैं, पाले व्यापारी बदलते हैं। अब ये भी देख लीजिए कि घर से निकलने से पहले यही हार्दिक जी व्यापारियों के लिए क्या कहा करते थे। ये ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी और अंबानी अडानी को उन्होंने कैसे दिखाया है, देख रहे हैं? और इन्हीं अंबानी अडानी के लिए अब क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। कोई उद्योगपति है, वो अपने मेहनत से बना है। हर मुद्दे पर आप अदानी अंबानी को गाली नहीं दे सकते। अदानी अंबानी को गाली क्यों दे रहे? तो फर्क देख रहे हैं घर से निकलने में और कुछ दूर चलने में। लेकिन अब हार्दिक आगे क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं? तुमने वो मशहूर कहावत सुनी है ना, शराबी के दो ठिकाने, ठेका जाए या थाने। यानी शराबी के दो ठिकाने होते हैं, लेकिन कांग्रेसी का एक ही ठिकाना होता है, वो बीजेपी में ही जाता है। हालांकि हार्दिक ने अभी इसका ऐलान नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस वाले यही कह रहे हैं। सुनिए गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा जी को। वो अपने केसेस विड्रॉ करवाने के लिए पिछले 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी के टच में थे।
तो ये अवसरवाद की राजनीति है और कुछ नहीं है इसके अलावा। हालांकि हार्दिक ने खुलकर अभी कुछ नहीं कहा है, जो भी कहा है वो ये कहा है, जिस दिन फैसला करेंगे डंके की चोट पर करेंगे और आपको बता के करेंगे। डंके की चोट पे। लेकिन इससे पहले भी वो डंके की चोट पे काफी कुछ बोला करते थे। क्या क्या बोला करते थे, सुनिए। ભાજપમાં જાઉં તો છઠ્ઠીનું ધાવન લાગે। એ ભાજપની પાર્ટીમાં હું જોડાઈ જઈશ તો મને એવું નથી લાગતું કે સમાજ સાથે ક્યાંક ને ક્યાંક નુકસાની કે સમાજ સાથે ગદ્દારી કરી હોય। ભાજપમાં હોય તો મારા અમિત શાહના પગ ઉપર બેસીને એને વિનંતી કરવી પડે કે હું મારા સમાજના કાર્યક્રમમાં જાઉં છું, મને જવા દો। ये करते हैं हमारे नेताजी। वैसे आपको पता है कि जब इंग्लैंड अमेरिका जैसे देश में कोई नेता किसी एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है तो क्या कहता है? वो कहता है आई एम ज्वाइनिंग अ न्यू पार्टी। और हमारे देश में क्या कहता है? क्या कहता है? हमारे देश के नेताजी कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। यानी वो साफ साफ नहीं कहते, इशारों इशारों में बता देते हैं कि भैया भैया मैं दूसरी पार्टी में जाने वाला हूं। इशारों इशारों में दल बदलने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहां से। अब तक कितने केस हुए हैं, कितनी बार जेल हुई है, कितनी बार बेल हुई है? ये क्या हिसाब लगा रहे हो शेखर? अरे ये हिसाब लगा रहा हूं कि लालू यादव जी को अब तक कितनी बार जेल हुई है, कितनी बार बेल हुई है और कितनी बार उन पर एफआईआर हुई है। अब फिर से हो गई क्या? अरे हाँ गुरु, फिर से हो गई। आरोप है कि जब लालू जी रेल मंत्री थे तो उनके कार्यकाल के दौरान जो भर्तियां हुई थी उनमें बड़े घोटाले हुए। इसी आरोप के सिलसिले में लालू जी और उनके सगे संबंधियों के घर और दूसरे ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी हुई है और एफआईआर भी हो गई है। लालू जी का चारा घोटाला और उसमें मिली सजाएं तो आप जानते ही हैं। ये जो उन पर नई नई एफआईआर हुई है, दरअसल ये तब के मामले को लेकर हुई है जब लालू जी केंद्र में रेल मंत्री थे 2004 से लेकर 2009 तक। तब उनकी तरफ से बड़े लंबे चौड़े दावे किए गए थे कि हमारे कार्यकाल में रेल मंत्रालय को कितना फायदा हुआ। लेकिन अब सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि फायदा रेल मंत्रालय को नहीं बल्कि लालू जी को और उनके सगे संबंधियों को हुआ। और जिन लोगों को उस दौरान रेल विभाग में नौकरियां दी गईं उनसे भी सौदेबाजी हुई। कहा जा रहा है कि नौकरी देने के बदले में जमीनें भी लिखवाई गईं, ऐसा कहा जा रहा है। जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो उन्होंने रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी के बदले दर्जनों लोगं से जमीन लिखवा लिया था। जमीन दे दो, मैं उसके बदले तुमको ग्रुप डी की नौकरी दूंगा। और ज़मीन कैसे लिखवाते थे? तो सीधे अपने नाम नहीं लिखवाते थे, तो किसी और के नाम लिखवा लिया और 5-6 वर्षों के बाद उस ज़मीन को गिफ्ट करवा लिया। इसी सिलसिले में पिछले दिनों सीबीआई ने गोपालगंज, पटना और दिल्ली सहित कई जगहों पर छापेमारी की, जिस पर आरजेडी के नेता बीजेपी और केंद्र सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हाल के दिनों में नेता प्रतिपक्ष ने बेरोजगारी से लेकर के जातिगत जनगणना की बात शुरू की। संवाद बिहार के बाकी दलों तक भी पहुंचा, साथ आने लगे। तो इतना डर कि आपने फिर से एक बार एक मरी हुई चिड़िया को जिंदा करके फिर से उस तोते को आपने घर पे बिठा दिया। सीबीआई को कुछ हाथ नहीं लगी है, बदतमीजी पर उतारू हो गया है। सीबीआई के अधिकारी गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के साथ भीतर में जो और हमारे लोग हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। कानून को अपने दायरे में रह करके काम करने चाहिए। बीजेपी की तरफ से भी इन आरोपों के जवाब दिए गए। कहा गया कि जो छापेमारी हो रही है उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, उनके ठिकानों पर सीबीआई का रेड कोई नई बात है क्या? कई मामलों में सजा हो गई। आगे भी जो मामले हैं जो लंबित हैं तो उस पर कार्रवाई सीबीआई अपना कर रही है।
ये तो सहज कार्रवाई है, जो कार्रवाई सीबीआई करती है तो सीबीआई अपने समय के हिसाब से वो कार्रवाई करती है, तो उसी के हिसाब से ये भी कार्रवाई हो रही होगी, उससे बीजेपी का कोई सरोकार नहीं। खैर, ये तो अब अदालत तय करेगी कि क्या हुआ क्या नहीं, भ्रष्टाचार हुआ या नहीं, नौकरी देने के मामले में सौदेबाजी हुई या नहीं। लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने तो अभी से बोर्ड लगा दिया है जिसमें दिखाया गया है कि लालू जी झुकेंगे नहीं, पुष्पा की तरह। ये देखिए, ये बोर्ड राबड़ी देवी जी के घर के ठीक सामने लगा है। इसी दौरान एक कार्यकर्ता को थप्पड़ भी पड़ गया, ले बलैया। दरअसल जब राबड़ी जी के पटना वाले आवास पर छापेमारी चल रही थी तो आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने सीबीआई के अफसरों को घेर लिया। ऐसे में राबड़ी देवी और लालू जी के बड़े बेटे तेज प्रताप ने सीबीआई के अफसरों को वहां से सुरक्षित निकलने में मदद की। और जब लालू जी के एक सपोर्टर ने कुछ ज्यादा ही स्मार्टनेस दिखाई तो राबड़ी जी ने उसे एक झापड़ भी जड़ दिया। ऐसा मुझे लगता है कि राबड़ी जी को भी वैसे ही शांत बने रहना चाहिए था जैसा कि तेज प्रताप जी बने रहे। तेज प्रताप जी का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो मसाज कराते दिख रहे हैं। पता नहीं वो छापेमारी के दौरान मसाज करा रहे थे या फिर उसके बाद। पता नहीं ये वीडियो कब का है, लेकिन इससे इतना तो पता चलता है कि मसाज से शांति जरूर मिलती है। शायद इसी कारण तेज प्रताप जी ने छापेमारी के दौरान किसी को थप्पड़ नहीं मारा, सिर्फ ट्वीट किया, और ट्वीट भी बड़ा मजेदार। उनका ट्वीट पढ़कर आपको सुनाता हूं। हम यदुवंशी लोग गाय पालने वाले लोग हैं, हमरे यहां गोबर बहुत सारा है, ले जाओगे का? तेज प्रताप जी के इस गोबर वाले ट्वीट के रिएक्शन में भी बड़े मजेदार ट्वीट हुए हैं, उन्हें आप खुद पढ़ लीजिए। मैं तो यहां सिर्फ इतना कहूंगा कि सीबीआई वालों ने भी ट्वीट के माध्यम से दिए गए तेज प्रताप जी के सुझाव पर ध्यान नहीं दिया, यानी गोबर का कुछ नहीं किया और जो जहां था उसको वहीं पड़े रहने दिया। मुझे लगता है कि बीजेपी वालों को एक बार चेक कर लेना चाहिए। क्या चेक कर लेना चाहिए शेखरू? यही कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी पार्टी में उनके अपने ओरिजिनल नेता कम रह गए हो और कांग्रेस से आए हुए नेता ज्यादा हो गए हो। ऐसा क्यों बोल रहे हो शेखू? अरे बंदरू, देख नहीं रही हो कि रोज कोई ना कोई कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हो जाता है। अब सुनील जाखड़ भी हो गए। पता नहीं सिद्धू पाजी भी जेल से निकलने के बाद कांग्रेस में रहेंगे या जाने क्या होगा रामा रे। सिद्धू पाजी को जेल हो गई ये तो आपको पता ही है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं कि आप में से नई पीढ़ी वाले लोगों को यह सब याद होगा कि कब क्या हुआ था। मुझे लगता है कि 1988 में यानी 1988 में जब यह हादसा हुआ था, उस समय पैदा होने वाले बच्चे बड़े होकर क्रिकेट विकेट खेलकर रिटायर भी हो चुके होंगे और सिद्धू पाजी को जेल अब जाके हुई है। तब से लेके अब तक कितना कुछ बदल चुका है। सिद्धू पाजी की शक्ल भी इतनी बदल चुकी है कि अगर वो अदालत में खड़े होकर ये भी कह देते ना कि जज साहब मैं वो बंदा हूं ही नहीं जिसने धक्का दिया था, तो शायद जज साहब भी मान लेते। खैर, ये तो हुई मजाक की बात। ओ जी, सीरियस बात तो यह है कि सिद्धू पाजी जेल में एक रात भी गुजार चुके हैं और पंजाब में कांग्रेस को ऑलरेडी अंधियारी रात में धकेल भी चुके हैं। पाजी तो खैर जेल में है, लेकिन जो जेल से बाहर है वो भी कांग्रेस में नहीं रहना चाहते। कौन से नेता? सुनील जाखड़। जाखड़ साहब के बारे में इतना तो आपको याद होगा कि जब अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा था तो भावी मुख्यमंत्री के रूप में उनकी भी चर्चा थी। सुनते हैं कि जाखड़ साहब ने तो शपथ ग्रहण के लिए नया सूट भी सिलवा लिया था, लेकिन उस सूट का इस्तेमाल ही नहीं हुआ क्योंकि लॉटरी चरणजीत चन्नी के नाम से खुल गई।
अब वही जाखड़ साहब अपना सूट लेकर बीजेपी में शामिल हो गए। आसान काम नहीं होता। 50 साल का संबंध मेरा कांग्रेस से है। कोई आधारभूत बातें थी, किसी कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था। हम इंसान हैं, हमने रिश्तों को निभाया है असूलों की तरह, पर जब असूल ही टूट जाएं तो आवाज नहीं रोकी जा सकती। सुनील को आप पद से हटा सकते हो, किसी से दूर कर सकते हो, सुनील की आवाज गिरवी नहीं रखी जा सकती। आवाज राष्ट्रीयता के लिए उठेगी। वैसे सुनील जाखड़ अभी क्यों बीजेपी में शामिल हुए, ये एक राज ही है। वैसे कोई भी नेता अपनी पुरानी पार्टी छोड़ने की असली वजह कभी नहीं बताता। वो हमेशा वही कहता है जो मैंने आपको पहले बताया था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, या ये कि जनता की सेवा का मौका नहीं मिला। लेकिन वास्तविकता यही होती है कि वो सेवा नहीं, मेवा के लालच में पार्टी बदलता है। मुझे लगता है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने एक भाषण देते हुए जो कहा, वो आगे चलकर जाखड़ साहब के काम की बात साबित हो सकती है। पंजाब के नतीजों से मैं आशावान हूं और मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में यहां भी कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बनेगी। शायद ऐसी ही बातें सुनकर जाखड़ साहब को लगा होगा कि शायद आगे चलकर बीजेपी में चांस बन जाए और जो सूट उन्होंने सिलवा रखा है वो शायद 5 साल के बाद भी काम में आ जाए। अब देखना यह है कि भविष्य में वो सूट भाग्यशाली साबित होता है या नहीं। वैसे जिसका जो भविष्य हो, लेकिन पंजाब में तो कांग्रेस का अतीत, वर्तमान और भविष्य सब बुरा ही बुरा लग रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।